Mobilink did not merge into Jazz. Mobilink remained the company. जब उसको रीब्रांड कर दिया गया. रोज़ जब आप बैन कर देते हैं यूट्यूब को और टिकटॉक को वगैरह, when you talk to local government and bureaucracy वगैरह से जो बात होती है तो उनका इंप्रेशन ये है कि कंपनियां बहुत पैसा बना रही हैं. उसमें एक दो आंसर्स हैं. पहला आंसर तो ये है कि पैसा बनाना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स द ओनली वे बिजनेस इज़ डन. पिछले 30-40 साल से ये लोग मुझे मारेंगे बाद में आके सारे, बट जैसे हमारे कार इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी वजह से आपके मुल्क में अब बड़ी लो लेवल की स्टैंडर्ड की लो टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ बड़े हाई प्राइसेस पे बिकती हैं. हमने मोबिलिंक अगस्त 94 में लॉन्च किया लाहौर में. उसके 1-2 महीने बाद हम इस्लामाबाद चले गए. दिसंबर में हमने कराची में लॉन्च कर दिया. इजी पैसा एक ऐसा नाम है, पायोनियर रहा. तो वेयर इज वसीला इन दैट? सो देखिए, वसीला became मोबिलिंक माइक्रोफाइनेंस बैंक एंड देन जैज कैश. सो देखिए 5G आएगा, आना चाहिए, लेकिन उसका अब मैं टाइमिंग कैसे बताऊँ, आई डोंट नो, बिकॉज वी स्टिल हैव सो मच गैप इन 4G. We need to fill. अच्छा, क्या ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि हमारे फोन्स के अंदर ऊपर 5G लिखा हुआ हो और वो असल में 5G ना हो? हाँ, वो तो है, ऑलरेडी है. 4G के साथ ये केस. This is a 5G enabled phone. अच्छा, लेकिन मुझे LTE दिखाता है most of the time, which is 4G LTE type. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार्टअप पाकिस्तान. दिस इज़ योर बॉय शवाल अमीन. दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर हमने पाकिस्तान में देखा कि इसने फ्लक्चुएशन देखी, इसकी मार्केट के अंदर एक वेरिएबल एक रहा और चेंज काफ़ी ज़्यादा आया टेलीकॉम सेक्टर के अंदर. और इसी तरह के इंडिविजुअल्स हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और हमने ज़रूरी समझा कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी हम डिस्कस करें. तो इसी तरह हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं. ये हैं ज़ुहैर अब्दुल खालिक. ही इज़ द फॉर्मर CEO एंड द फाउंडर ऑफ मोबिलिंक. मतलब अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपकी जर्नी का एक खुलासा करूँ तो मेरा ख्याल यही हो सकता है कि आप एज अ सेवियर आपने काम किया है. किस तरह कि कंपनी ने कहा कि हमें बचा लो. सो आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो, यू हैव वर्कड एज अ सेवियर इन अ वे, अल्लाह का करम है. तो अब मोबिलिंक है, लेकिन अगर सेवियर की बात करें तो किस तरह है? अब मोबिलिंक है, आज हमने उसका नाम नहीं सुना, वो भी मर्ज हो गई इनटू जैज 2015-16 आई गेस. तो हमने वारिद और वतीन, आपने बात की वारिद वतीन, उनका आज हम नाम नहीं सुनते. तो ये क्या आप सेवियर हैं या फिर वो कंपनीज खत्म हो गई? तो वो खत्म हुई है, मर्ज हुई है, तो ये उस बात से लिंक कर दें कि किस तरह से ये स्ट्रगल पाकिस्तान देख रहा है और अपने बारे में बताइए. सही. तो देखें, इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करूंगा जो आप बात कर रहे थे. मोबिलिंक डिड नॉट मर्ज इनटू जैज. मोबिलिंक रिमेन द कंपनी. जब उसको रीब्रांड कर दिया गया, ऐसा ही जैज कर दिया उसको. हालांकि मोबिलिंक का अपना पोस्ट पेड सेक्शन है, अभी भी है, और प्रीपेड वाज कॉल्ड जैज. सो जब वो रिसेंट CEO आए तो मैंने जब उनकी बातें सुनता हूँ तो वो बताते हैं कि जी मार्केट में जाते थे तो 98% जो थे वो लोग प्रीपेड लेते थे और 2% पोस्ट पेड लेते थे, और वो जैज़ का नाम था तो इसलिए हमने मोबिलिंक को हटा के जैज़ कर दिया उसको. ठीक है. मेरा अपना पर्सनल उस पर व्यू ये है कि यूनिलीवर जो है वो भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचता है. लाइफ बॉय इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट सोल्ड. लेकिन यूनिलीवर ने अपने आप को लाइफ बॉय रीब्रांड नहीं किया. टोयोटा इज़ अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड. नहीं होना चाहिए था इसको, रीब्रांड नहीं होना चाहिए. आई थिंक इट वाज शेमफुल, इट वाज सैड, बट हो गया. लेकिन पोस्टपेड अब 0% रह गया ना. देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. देखें, पोस्टपेड, सो इसमें सवाल, लेट मी क्लैरिफाई, उसकी एक फ्लिप साइड है. ठीक है. जो 2% रह गया आपका, लेट्स से नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो अभी भी आपको 70 to 80% रेवेन्यू उनकी तरफ से ही आता है. अच्छा. तो देखें, बड़ी लॉजिकल सी बात है ना कि आप एक कॉर्पोरेट हैं, एक पोस्ट पेड इंडिविजुअल हैं. मेरा बिल पर्सनली 5-6 हज़ार रुपये आता है. मेरे फैमिली है, मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये सारों को ऐड कर लें, तो सारे फ्रेंड्स को ले लें. कॉर्पोरेट के पास जाएं आप, ICI पाकिस्तान के पास, यूनिलीवर के पास, एट्सेट्रा, तो वो तो अगर यूज़ कर रहे हैं कॉर्पोरेट का अपना कनेक्शन, तो उनका जो जैज़ का एवरेज कस्टमर है उसका जो मंथली रेवेन्यू मिलता है जैज़ को, वो 250 से 270 रुपये मिलता है. ठीक है जी, फॉर दिस 98%.
जो 2% वाले हैं उनका 5-6 हज़ार रुपये मिलता है, बल्कि 10-12 हज़ार भी होगा. मार्जिन उसमें ज़्यादा रखा. Obviously, मार्जिन क्या देखें, वो it's more expensive, it's a different offering, it's a different product. So ये थोड़ा सा मार्केट भी सबसे ज़्यादा प्रीपेड को किया जाता है. देखिए वो तो सारी दुनिया में ऐसे है, वो that's not a problem, वो तो actually है. What I'm trying to say is कि we must not confuse all of this. There are different reasons कि कैसे हुआ. वारिद क्यों मर्ज हुआ? बिकॉज वारिद ने उस वक्त मार्केट उस तरह कैप्चर नहीं कर सके जो जैसे मोबिलिंक ने की, और टेलीनॉर आ गया. उनके पास परहैप्स उस लेवल की टीम नहीं थी, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी किए. बिकॉज आई रिस्ट्रक्चर्ड इट ओवर 3 years. मेरे पास तो सारी स्टोरी है, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग वन. अल्टीमेटली उनका financially viable नहीं रहा कि वो ऑपरेट कर सकें, and therefore they were forced to merge into Mobilink, now then called Jazz after that. अभी आपने रीसेंट देखा होगा कि टेलीनॉर यहाँ से एग्जिट करने को तैयार है, हो गया है, बल्कि वो हो गया, डील तो हो गया है. सिर्फ आई थिंक रेगुलेटरी. तो उसमें यूफोन का, क्योंकि यूफोन एंड पीटीसीएल आई गेस वो हुए में मर्ज, तो वो किस तरह इसको जॉइन. सो यूफोन इज अ सब्सिडरी ऑफ पीटीसीएल ऑलरेडी. ठीक है, अब उसका नतीजा ये हुआ है कि आज जो पहले लेट्स से अबाउट 37% जैज का मार्केट शेयर था, let's say about 24% टेलीनॉर का था, around 13-14% इसका था, 13% यूफोन का था. तो अब वो जो मर्ज हो जाएंगे तो both टेलीनॉर, यूफोन combined and Jazz will have about a 36-37% share each. Around 70 to 71 million customer आजकल के जो इस वक्त है हालात. नाउ इसमें और चीज़ें हैं जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में मैं आ जाता हूँ. वो चैलेंजेस जो हैं वो उस वक्त भी थे जब हम वहाँ पे मैं भी था, एंड दे हैव गॉट, इफ एनीथिंग दे हैव गॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब उसमें होता ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि वो एवरेज रेवेन्यू तो ऐसे करके नीचे जा रहा है. कहाँ होता था $2 या $3, अब 80 सेंट का रेवेन्यू रह गया अगर डॉलर्स में बात करें. अब जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब लाइसेंस को रिन्यूअल पे लाते हैं, वो कहते हैं जी हमें डॉलर दे दें, और अब एकदम से एक वो फिगर ले आते हैं, अच्छा $300 मिलियन दे दें, $400 मिलियन, बिकॉज ऑफ द प्रेशर के हमें ज़रूरत है, ठीक है नहीं, तो वो दे आर मिल्किंग इट. दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारा जो आप जब एक $100 का कार्ड स्क्रैच करते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो, कि कोई 32 से 35 रुपीस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को चले जाते हैं, FBR को चले टैक्स कटता है, आम यूजर से भी कट जाता है. So 1/3 of every scratch card is ना सिर्फ वो गवर्नमेंट को पे हो जाता है, बट जो कंपनीज हैं, सारी टेलको कंपनीज हैं, वो दे ऑल्सो एक्ट एज टैक्स कलेक्टर्स. वो तो गारंटीड है ना, वो उनके सिस्टम में गया, उन्होंने महीने के एंड में जाके FBR में डाल दिया. तो वो भी एक इशू है, वो इशू तो नहीं है बट वो अच्छी बात है. बट ये जो हाई टैक्स है, जो हाई ये जो डॉलर में जो ऑब्सेशन है, फिर फॉर एग्जांपल अगर आप नया सेल साइट कहीं भी आजकल लगाते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्टिक फाइबर केबल लगानी पड़ती है, ग्राउंड के अंदर डिग करके केबल लगाते हैं ताकि कनेक्ट करें विद द 2 सेल साइट्स एंड द स्विच एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम. उस राइट ऑफ वे नॉर्मली क्या होता है, आपने जहाँ भी डिग करना है, या तो वो रेलवेज़ के पास है वो लैंड, या वो DHA के पास है, या KDA के पास है, और वो अपने मन से उस वक्त जो रेट लगा के कहते हैं जी हमने ये रेट चार्ज करना है यहाँ पे. सो जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है आपकी फॉर ईच एडिशनल सेल साइट, वो काफ़ी महंगी होती जा रही है. जो आप इक्विपमेंट ला के लगा रहे हैं वो तो डॉलर्स में ही लेके आ रहे हैं बाहर से, ठीक है जी. लाइसेंस आप डॉलर में दे रहे हैं, अर्न आप रुपए में कर रहे हैं. सो बड़ी सारी एक डिसकनेक्ट हुआ है वहाँ पे, और इसकी वजह से ही टेलीनॉर को जो प्रेशर्स पड़े तो उन्होंने एंड में डिसाइड किया कि नॉट वर्थ इट. प्लस उसके बाद ये देखें, रोज़ जब आप बैन कर देते हैं यूट्यूब को और यू नो वो बैन कल्चर है, वो एक अलग कल्चर है, उसकी वजह से रेवेन्यूज में आपको चैलेंज आता है. अच्छा, आपके कहने का मकसद ये कि पहला जो सबसे पहले पिसता है वो यूज़र है, उसके बाद कंपनी है जो कि अपना मार्जिन इतना रखे कि यूज़र को भी वो एक फिगर है वो अट्रैक्ट करे. कि अगर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अभी
जस्ट एन एग्जांपल जोंग अगर कर रहा है तो जोंग एक एक्सपेंसिव नेटवर्क के तौर पे आ रहा है कि यार इंटरनेट और वो तभी वो सस्टेन भी कर रही है, वो अपना नेटवर्क भी अच्छा दे रही है, लेकिन टेलीनॉर शायद इस वजह से भी वाइंड अप कर रही है कि उनके जो सिग्नल इश्यूज भी आ रहे थे, फिर उसके बाद वो मार्जिन अपना इतना कम रख रहे थे, रेट्स तो कम थे लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को हुआ, कंपनी को. सो मेरे ख्याल है डॉलर देखिए उसमें एक when you talk to local government and bureaucracy वगैरह से जो बात होती है तो उनका इम्प्रेशन ये है कि कंपनियां बहुत पैसा बना रही हैं. सो उसमें एक दो आंसर्स हैं. पहला आंसर तो ये है कि पैसा बनाना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स द ओनली वे बिजनेस इज़ डन. अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो आप बिजनेस नहीं करेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट का है या परचून की दुकान का है या मोबाइल टेलको का है. तो पैसा तो बनेगा तो ही बिजनेस चलेगा. ठीक है जी. तो इट्स नॉट अ क्राइम. सेकेंडली, अगर जो इन्वेस्टर हमारे मुल्क में जितनी टेलकोज हैं वो फॉरेन शेयर होल्डिंग है ना. वहाँ जो बंदा बैठा, और मैं वहाँ कई दफ़ा बैठ चुका हूँ, मैंने आपको बताया विद मोटोरोला, विद ओरेस्को. आप कहते हैं मेरा ये डॉलर कितना ख़रीदेगा वहाँ पे जाके, मैं कैसे, ये अगर मैं $100 लगा रहा हूँ तो इसका मुझे वापस क्या मिलेगा. तो अगर वो देखते हैं कि जी वियतनाम और कैम्बोडिया में और डीप अफ्रीका में कहीं कॉन्गो में जाके उनको ज़्यादा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे. ठीक है. तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है. आज से 2 साल पहले एक टास्क फोर्स थी प्राइम मिनिस्टर्स की, तो मैं उसके ऊपर एक मेंबर था, और उस ज़माने में मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड की कि मैंने कहा जी ये अगर हम पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे और ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे तो आई एम अफ्रेड मे बी 1 मे बी 2 ऑफ द टेलीकॉम companies may withdraw from the company. So बहुत सारे लोग बड़ा मुझे ज़रा तंज़िया तौर पे उन्होंने मुझे देखा और कहा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, बट आज वो हो गया. और unfortunately it may lead to others also because जो प्रेशर्स हैं, देखिए बाकी बिजनेस भी जो आप फेमिलियर हैं, कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें प्रेशर आज बहुत ज़्यादा है. जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत डेस्परेट हो गई हुई है. तो वो एक और अलग कहानी है कि हम टैक्सेस नहीं करते सही सेक्टर्स को. हम इसी पे आते हैं कि हमने जिस तरह बैन कल्चर की बात की कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को बैन कर दिया, अब उसके अंदर ये भी हमने देखा है कि पीटीए की तरफ से अगर एक स्मार्टफोन को बैन किया गया फॉर एग्जांपल, तो वो एक नेटवर्क उस पर नहीं चला सकता. एक तो ये वाला नुकसान कि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं जो खसारे में उनको वहाँ से भी नुकसान हो रहा है, और उसके बाद जब एक यूज़र एक फ़ोन ख़रीदता है तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. पीटीए का टैक्स जब वो सिम चलाए, जस्ट सिम चलाए, फिर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है एक महीने 2 महीने का मार्जिन रखना मेरे ख्याल है ये कोई सोल्यूशन. अच्छा, उसके बाद जो है जब यूज़र एक पैश्ड फ़ोन ख़रीदता है, तो मेरे ख्याल है आज हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टेम्पर्ड या पैश्ड फ़ोन जब आई नहीं है, चेंज होता है, उससे थेफ्ट्स भी बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं. तो आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? सो देखिए वही जो मैं बात अर्लियर कर रहा था कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने से हमेशा ग्रेज किया. दे जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ चल चुकी है, पहुंच चुकी है. हम सब समझते हैं कि इसको बैन करके उसको बैन करके somehow we can control things. That's not true. उसके हमेशा जैसे आपने बताया कि तोड़ होते हैं. अब वो जो आप इनकमिंग विजिटर या ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर आप टैक्स वाई देखें, कोई इसमें आप टैक्स वहाँ लगाएं जहाँ पे अगर आपके पास कोई लोकल प्रोडक्ट है जिसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं. वो भी एक बहुत गलत है बाय द वे, क्योंकि हमने पिछले 30-40 साल से, ये लोग मुझे मारेंगे बाद में आके सारे, बट जैसे हमारे कार इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी वजह से आपके मुल्क में अब बड़ी लो लेवल की स्टैंडर्ड की लो टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ बड़े हाई प्राइसेस पे बिकती हैं, बिकॉज आपने वो प्रोटेक्ट किया हुआ है इंडस्ट्री को. यही आप करेंगे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के साथ भी, तो वो कहाँ जाएगा? एंड में तो डिज़ास्टर ही होगा ना. ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है. लॉन्ग टर्म ये है कि जो बिजनेस करना चाह रहा है यहाँ पे, हमारे बहुत सारे जो बड़े पेमेंट मेथड्स के इशूज़ हैं, पेपैल जैसे इशूज़. हर मिनिस्टर आता है और कहता है मैं 1 महीने में पेपैल ले आऊँगा, लेकिन अभी भी वो जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था और आईटी मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम जो है एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसके तहत आप पेपैल ला सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी सोर्स था जी, तो डायरेक्टली आप पेपैल से भी पेमेंट भेज. एग्जैक्टली. सो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि इवन उस एरिया में अब लोग जो हैं,
हमारे अपने IT स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे टैलेंटेड पीपल, वो मूव कर रहे हैं, वो सऊदी चले जा रहे हैं, वो UAE चले जा रहे हैं, वो कहीं और मुल्क में चले जाएंगे, बिकॉज उनका टैलेंट तो है. आप उनको इन चीज़ों से रोक रहे हैं. हालांकि अगर यही चीज़ें आप एम्ब्रेस करें और टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें और उसके देखें, बाकी सारी दुनिया में भी तो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उनके पास भी जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स वगैरह सबके पास हैं, और हमारे पास भी हो सकते हैं जहाँ नहीं है. बहुत सारे हैं हमारे पास ऑलरेडी, अगेन आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट जहाँ नहीं है वहाँ पे हम वो ला सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. सो आई थिंक दिस वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर अस कि हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, उसको रिकग्नाइज करें कि देखें 240 मिलियन 24-25 करोड़ बंदा इस कंट्री में, ठीक है, उनके लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और वो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे हम आएंगे एक मिनट में. बट वी कांट स्टॉप इट. इसी कंट्री में मुझे पता है 1970s मिड 70s में फैक्स मशीन बैन थी, आपको पता? हमने देखा है कि नए बिजनेस मॉडल लाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होता है. पाकिस्तान जब तक एम्ब्रेस कर रहा होता है जी, तब तक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है. वो बस ये तो एक फैक्ट है जिस पे हम चल रहे हैं. अच्छा, आप बैन कल्चर की तो हमने बात कर ली, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जो रिसेंट अभी इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ से सिग्नल्स को बंद कर दिया गया था वोटिंग के अमल के, पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी खदशा आते हैं, स्टफ लाइक दैट. तो उसके अंदर सिग्नल्स को बंद करना, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि यार ये ज़रूरी था? क्या सिक्योरिटी थ्रेट इस चीज़ से कम हो जाएगा कम्युनिकेशन बंद होने से? देखिए, मैं अगेन मेरा शायद बायस्ड व्यू है, क्योंकि मैंने तो अब 32 साल लगा दिए हैं. मैं एक ऐसे बंदे से पूछ रहा हूँ. सो आई डोंट एग्री विद दैट ऑब्वियसली. देखें, अगेन ये आई टेक यू बैक टू 1995 जनवरी में. सो हमने मोबाइलिंग अगस्त 94 में लॉन्च किया लाहौर में. उसके 1-2 महीने बाद हम इस्लामाबाद चले गए, और दिसंबर में हमने कराची में लॉन्च कर दिया. ठीक. उस ज़माने में there were some issues political. कराची में अनरेस्ट था काफ़ी, टारगेट किलिंग वगैरह हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, कुछ अनरेस्ट था. एंड 5 जनवरी 1994 को 1995 को अथॉरिटीज़ ने आके मोबाइलिंग को स्विच बंद कर दिया कराची में. अच्छा. साइटिंग ये सिक्योरिटी रीजंस, टेररिज्म, ब्ला ब्ला, ऑल दिस स्टफ. उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने इंस्टाफोन और पाकटेल को भी बंद कर दिया 1-2 महीने बाद. वो चीज़ 22 महीने सिस्टम्स बंद रहे कराची में. अच्छा. टेररिज्म और टारगेट किलिंग वगैरह तो वैसे ही होती रही. सो आई डोंट थिंक एनी, ये तो ऐसे है कि आप कहते हैं कि जी जब वो मोटरसाइकिल पे जी पिलियन राइडिंग बैन कर देते हैं तो उनका ख्याल है उसकी वजह से वारदात कम होगी. वो 2 मोटरसाइकिल पे, लेकिन कहाँ 95 और कहाँ 2024. हाँ, सो वो मैं वही जो अर्लियर बात कर रहा था ना कि वी रियली नीड टू मूव विद टेक्नोलॉजी. 22 महीने बाद उसका जो रिजल्ट ये हुआ शवाल के केबल एंड वायरलेस, मिलीकॉम एंड मोटोरोला all decided to sell and leave the country. So सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो थे वो आके चले गए. फिर हम FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की. सो ये सारी चीज़ों को जब तक हम we can't sit together and match it all, it's very difficult situation है हमारा. अच्छा ज़ोहैर साहब, आपने अभी कहा कि अगर मैं इसको 2024 से भी लिंक करूं तो ये 95 और 2024 में कोई फ़र्क नहीं आया पॉलिसीज़ के अंदर. आप क्या, क्योंकि ये हमेशा ही रहा है कि फ़र्क तो बहुत है. we've moved a long way, ये नहीं कहना चाहिए. I think we've come a long way. अच्छा. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट वो एक जो माइंडसेट है ना, किसी चीज़ को रोक दो तो somehow that is the solution. I think that's the wrong approach in my opinion. ठीक है, this is my own mindset. अच्छा, आपने डिजिटलाइजेशन में क्या रोल प्ले किया है? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी कि आप कर सकते, डिजिटलाइज कर सकते चीज़ों को, तो आपने क्या उस सेक्टर में काम किया? जिस तरह की हम बात करते हैं अभी तो ई बैंकिंग आ चुकी है, अब माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की मैं बात करूँगा, बड़े बैंक्स ने अप्लाई किया, तो मोबाइल नेटवर्क्स ने भी शुरू कर दिया कि हमारी सबसे पहले अगर टेलीनॉर ने एक स्टेप लिया था इजी पैसा के तौर पे, तो फिर इजी पैसा अब अलग एंटिटी बन चुकी है, अलग एक माइक्रो फाइनेंस बैंक बन चुका. तो आपने उस सेक्टर में कोई काम किया? आपको नहीं लगता कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि
ہمیں بیفور ٹائم اپلائی کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کو, تو وہ آپ نے کس جگہ کیا؟ سو دیکھیں جب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 2008 کے اینڈ میں جب یہاں سے میں واپس کائرو گیا تو ون آف مائی مین فوکسز واز موبائل بینکنگ. اور جو اس وقت آپ جو موبلنک مائکرو فائنانس بینک جو جس کو دیکھتے ہیں آپ, اس کا جو فرسٹ لائسنس تھا وہ میں نے ہی اپلائی کرایا تھا. میں نے ہی جا کے اس زمانے میں اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ بیٹھا تھا فرام کائرو اینڈ ریپرزینٹیڈ اوراسکوم اینڈ موبلنک, اور وہ اس وقت ہمیں لائسنس گرانٹ ہو گیا تھا. موبلنک مائکرو فائنانس بینک اس زمانے میں وسیلہ بینک کہہ رہے تھے اس کے, پھر موبلنک آیا تھا پاکستان میں یوزر کی طرف, تو اسٹارٹ اس وقت ہو گیا. بٹ ایز یو سیڈ ود ایزی پیسہ آلسو اینڈ باقی سارا کہ موسٹ آف اٹ ابھی بھی ہم بڑے بڑے نمبرز کوٹ کرتے ہیں کہ اتنے نمبر اتنے ملین لوگ ہمارا جیز اور جیز کیش اور ایزی پیسہ اور یہ سب یو پیسہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. موسٹلی وہ ٹرانزیکشن کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اوور دا کاؤنٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی اماں کو یہاں سے پشاور اگر 5,000 روپے بھیجنے ہیں تو وہ یہاں سے آپ ادھر دیتے ہیں, وہاں جا کے بھی آپ ایک ڈیلر یا فرینچائز کے سامنے کھڑے ہو کے کیش لے کے گھر آ جاتے ہیں. سو وہ جو ہے نا کہ جیسے اگر دبئی جائیں یا یو کے جائیں تو آپ لٹرلی آپ کو کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو آگے وہ پوس مشین پہ ایسے کر کے بیپ کرتے ہیں, یو ڈن. ناؤ یہ پاکستان میں بھی ٹوٹلی پاسبل ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک وہاں کیوں نہیں پہنچ سکے, آئی نو بہت ساری لمبی اسٹوریز ہیں, بٹ دیکھیں اس میں میں نے اس طرح کام کیا کہ اس وقت یہ لائسنس وہاں گرانٹ ہوا, لیکن وہ پھر یہاں کی جو اس وقت مینجمنٹ تھی انہوں نے اس میں اور بڑے پالیٹکس آ گئی. بٹ وی مینیج ٹو ڈو سم تھنگ سملر ان بنگلہ دیش اینڈ ان ٹونیزیا ایٹ دا ٹائم. اوراسکوم کے وہ بھی کنٹریز تھیں, تو اس وقت ہم نے وہاں یہ لانچ کیا. پھر جب آپ ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہ جو جی ایس ایم ایسوسیشن میں 1 سال کام کیا. دیکھیں صرف فن ٹیک کی نہ بات کریں, آپ ایگری ٹیک کی بات کریں, آپ میڈ ٹیک کی بات کریں, آپ ایڈ ٹیک کی بات کریں, ایگری ٹیک کریں, ایٹسیٹرا, سو مینی تھنگس رائٹ. یوٹیلیٹیز فار ایگزامپل, آپ ایک پمپ ہے اس کو آپ موبائل سے اسے کیو آر کوڈز, سو وہ کام وہاں پہلے میں نے کیا. اور یہ جو ہم نے 7 سال NIC چلایا, اس میں ہم نے اسی کو تو فروغ دیا. دیکھیں صرف فن ٹیک کی نہیں بلکہ ہر طرح کی کمپنی, جیسے میں نے آپ کو لیکن وہاں تو آپ کے پاس اسٹارٹ اپس آ رہے تھے نا جی, لیکن آپ نے اپنا ایک ماڈل جب پیش کیا, اب آپ نے وسیلہ کہا تو ہم تو پھر بھی ایزی پیسہ کی طرف ہی جائیں گے, کیونکہ ہم نے عام یوزر کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ یار ایزی پیسہ ایک ایسا نام ہے جو پائونیئر رہا. تو ویئر از وسیلہ ان دیٹ؟ سو دیکھیں وسیلہ بیکیم موبلنک مائکرو فائنانس بینک اینڈ دین جیز کیش. تو انہوں نے 2 ڈفرینٹ وہ کر دیے. اگین ناٹ شیور وائی بٹ should have been one, but anyway I stopped taking those decisions in 2000. تو وہ جیز میں ہی رہ گیا, تو وہاں کہیں جہاں بھی رہ گیا. But I think اس میں not enough focus has been put in, not enough اس کے بیک اینڈ پہ کچھ چیزیں ہیں also. For example, I'll give you one particular very interesting example. جب میں 2017 میں یہاں واپس آیا تو ہم سارے کوسار مارکیٹ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ عیسیٰ جی بھی ہے, اس کے ساتھ وہ ایک بڑی اچھی وہ چھوٹی سی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی شاپ ہے جہاں پہ وہ آپ کو آرگینک فروٹ اینڈ ویج بیچتے ہیں. تو میں جب ایک شاپ میں گیا, میں نے اپنا کارڈ دیا, انہوں نے اسی وقت سوائپ کر کے مجھے کہا جی ٹھیک ہے کوڈ ڈالیں یو ڈن. میں جب ان کے پاس گیا یہ جو سبزی والی دکان پہ, تو وہاں بابا جی کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ سر یہاں کارڈ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. انہوں نے ایسے کر کے پیچھے دکھایا کہ وہ اتنا بڑا ایک سائن لگا ہوا تھا. چلیے شکر ہے لکھا تو تھا کہ کارڈ ناٹ. تو میں نے کہا سر آپ کس صدی میں رہ رہے ہیں, 2017 ہے تو کارڈ ہر جگہ چلتا ہے. تو ہنستے ہیں, کہتے نہیں ہم 1855 میں ہیں اور بڑے خوش ہیں. سو ہی ہیڈ اے سینس آف ہیومر, اور بڑے خوش ہیں. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا مجھے ایکسپلین کریں. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ دس 5 years ago so things have changed a little, بٹ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اگر میں آپ سے یہ کارڈ ابھی لے لیتا ہوں تو آپ تو سوائپ کر کے چلے جائیں گے, مجھے آپ کے بینک سے میرے بینک میں 5 دن لگیں گے کلیئرنس ہونے میں. جو صبح وین میں اور وہ سوزوکی میں آتے ہیں فریش میرے لیے سبزی اور یہ پھل لے کے, ان کو اسی وقت کیش چاہیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مزدور کو اسی وقت آگے دینا ہوتا ہے. کہتا جی میں کہاں سے لاؤں گا. اچھا جو بینکنگ سسٹم ہے بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں the other tragedy is کہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے
वो उस लेवल के जो दुकानदार है उसको वो नहीं कहते कि यार आपको 5 लाख रुपए का मैं रिवॉल्विंग लोन दे देता हूँ ताकि ये ब्रिज हो जाए आपका, कि वो 5 दिन बाद आएगा लेकिन आपने रोज गैप जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है, ठीक है, वो मसला है. अब वो शायद एक दिन पे आ गया या whatever, the point is still the same, कि वो instantaneous नहीं है ताकि वो बाबा जी जो है वो उसी वक्त कैश आगे दे सकें. एक ये इशू है. दूसरा, हमारे जितने ये जो हैं टेलको के जो फिनटेक मशीन्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कभी एड्रेस नहीं किया, उन्होंने आगे इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की. उसकी वजह से हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं हो रही. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि 2015 में मैं गया, केनिया गया, और नायरोबी से एक गेम रिजर्व की तरफ हम जा रहे थे. 2015 की बात है. ठीक. 3 घंटे 4 घंटे की राइड थी, जैसे हमारा पुराना जीटी रोड होता था उस टाइप का, वही हाल था. अभी मोटरवे से कंपेयर ना करें. जहाँ हम 2-3 दफ़ा रुके कि भाई ज़रा एक जूस ले लें या एक चाय का कप ले लें, वो सब कहते थे एम पैसा. वो कैश उनको देने की कोशिश करें, वो कहते थे एम पैसा. ये फ़ोन लिया, पीप किया, मतलब 2015 में नैरोबी के अंदर जी ये हो रहा केनिया में, ठीक है जी, वहाँ पे रवांडा में उस वक्त ये हो रहा था. There's 2 countries I have visited and I know कि ये हो रहा था, बाकी भी हो रहा होगा. So what I'm trying to say is कि we are far behind. हम अपने numbers बड़े सारे दिखाते हैं, हम ये कर दिया वो कर दिया, but honestly speaking we have not really come to that conclusion. Even हमारे neighboring countries को आप देख लें, आज हमारे border मिलता है लेकिन वो काफ़ी आगे चले. Exactly. So I think those are the things that are the challenges for the future. उसमें एक और इशू जो ये है कि हमारे जो टेलकोज हैं वो स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को उस तरह एम्ब्रेस नहीं कर रहे जैसे कि करना चाहिए. देखें, जो टेलको है उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं उनका इनहेरेंट बिजनेस और ट्रेनिंग ये थी कि सेल साइट लगाई, स्विच लगाया, केबल डाली वगैरह वगैरह इस तरह की. तो जो इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसके लिए आपको एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत है. ये जो एग्री टेक का पूरा चेन बनानी या एड टेक की या फिनटेक की, आई थिंक वो जो एक है एक गैप वहीं का वहीं रह गया. अनफॉर्चुनेटली उसको क्लोज नहीं कर सक रहे. आई सी अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड अदर थिंग्स गोइंग ऑन, बट आई सिंसियरली डू नॉट बिलीव. वो यही होती है, हमने ये कर दिया, फिनटेक में ये कर दिया, इसमें ये कर दिया. When you go down to the practical level, if I'm in a taxi, I can't pay with this mobile phone, can I can't. Yes, करीम वाला ले लेगा, but जो लोकल टैक्सी, I was about to say that कि आप उनके अंदर, क्योंकि वो अब वो तो देखिए वो इन्होंने नहीं बनाया, वो करीम का सिस्टम है which is hooked up there, right? तो वो तो चल रहा है. वही अभी भी अगर मैं इन्होंने कौन नहीं, I'm talking about the telcos basically. I'm sorry. सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मारेंगे मुझे कल आके, लेकिन I have to say it. टेलीकॉम सेक्टर में जो इनिशियली इंट्रो में बात हुई थी उसका जवाब अब मिल गया कि यार क्या गैप है और इसको इस तरह ब्रिज किया जा सकता है. अच्छा जुहैर साहब, हम अब उस पर बात करेंगे. हमने देखा है कि 4G की सिग्नलिंग जो अभी हो रही है वहाँ पे बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि रूरल एरियाज ना भी हों. अगर एक बंदा इस्लामाबाद की बात करें, ब्लू एरिया में भी खड़ा है, तो अक्सर उसको भी फेस करना पड़ता है कि जो लीडिंग ब्रांड है उसकी तरफ से भी उसको 4G सिग्नल्स पूरी तरह मौसूल नहीं होते. तो क्या कैन वी मूव टुवर्ड्स 5G इन दिस सिचुएशन? आई थिंक इट्स अ सैड सिचुएशन जहाँ पे हम हैं. अगेन उसके कुछ वजूहात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं कि दोनों तरफ के फॉल्ट हैं. इन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे लाइक दे शुड. जो रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करे, but that's part of the issue. That's part of the issue. But देखिए again, I've taken you back to 20 years, 25 years ago as well, कि उस सब भी बंदिशें इसी टाइप की थी, लेकिन they were overcome. There were lots of lobbying and things. 2-3 साल में हो जाता था, लेकिन हो जाता था. अब अभी नहीं हो रहा वो. उसमें भी there is a gap, unfortunately. So again, I mean, I can only tell you what I view from the outside, because अब मैं internal working से तो वाकिफ नहीं हूँ कि क्या हो रहा है. So अब 4G इस वक्त है अराउंड आई थिंक 35 to 40% के करीब जो हमारी कवरेज है. ठीक है. 40% के करीब पीपल यूज़ अ स्मार्टफोन. उसमें
नॉट नेसेसरली 4G बट 3G भी शामिल है. कई जगह मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जब आप मोटरवे से लेफ़्ट मारें और एक गांव की तरफ मुड़ जाएं तो टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, बिकॉज वहाँ तो अभी 2G भी मुश्किल से आ रहा था. सो वो उस लेवल तक इन्वेस्ट नहीं किया गया. और फिर वो जो हमने आपस के कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू को नीचे ड्राइव किया, कॉर्पोरेट सेक्टर को अटेंशन नहीं दी, और उसके देखे ना रेवेन्यूज और तरीक़ों से भी हो सकते थे. फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग है आजकल की, डेटा वेयर हाउसिंग है, सारी आपकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये चीज़ें चाहिए. हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑफरिंग्स हैं इस एरिया में. अगर वो उनको ऑफ़र करेंगे तो वो नेचुरली उनके एवरेज रेवेन्यू और बढ़ेगा, तो आपका ये जो एवरेज है वो ऊपर चला जाएगा. उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हौसला आएगा कि हम बेहतर इन्वेस्ट कर सकेंगे. लेकिन वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं. 5G देखिए, 5G इज़ अगेन दो चीज़ें होती हैं. सोल्यूशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, किस तरह? सो देखिए, 5G आएगा, आना चाहिए, लेकिन उसका अब मैं टाइमिंग कैसे बताऊँ, आई डोंट नो, बिकॉज वी स्टिल हैव सो मच गैप इन 4G वी नीड टू फिल. उसमें एज आई सेड अर्लियर के उसमें रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, और उसमें इन्वेस्टिंग के इश्यूज भी हैं, इन्वेस्टर्स के इशू भी हैं. वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो आई थिंक ये यहाँ मामला थोड़ा. लेकिन द करंट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि वो अपने टेन्योर के अंदर ले आएंगी. देखिए, वो उनका सिर्फ एक मोटिवेशन है कि हम वो ऑक्शन करेंगे, उसी तरह लोग 400 500 600 मिलियन डॉलर हमें दे जाएंगे और हमारी वाह वाह हो जाएगी कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्वलाइज कर दिया. इसके अलावा उनको इससे कोई ज़्यादा. अच्छा, क्या ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि हमारे फोन्स के अंदर ऊपर 5G लिखा हुआ हो और वो असल में 5G ना हो? हाँ, वो तो है, ऑलरेडी है. 4G के साथ ये केस. दिस इज अ 5G enabled फोन. अच्छा. लेकिन मुझे इस या LTE दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हिच इज 4G LTE टाइप. तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं. हाँ, वो तो. अच्छा, तो ज़ुहैर साहब, हम इसको इस तरह लेके चलते हैं, टूवर्ड्स द एंड हम बढ़ रहे हैं. तो आप ये बताइए कि एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस आप गिला करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता दें जहाँ पर वो जाके अपने आइडियाज़ पिच करें, अपने स्टार्टअप्स की फंडिंग ले सकें. तो ऐसा क्या कर सकते हैं वो, क्या फ्रूट उनको मिल सकता है? एज आई सेड कि फंडिंग इस वक्त वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी टाइट है, नॉट सिर्फ पाकिस्तान में बट अक्रॉस द वर्ल्ड. यही मुझे सब जगह से सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरा अपना जो ये टीम ऑफ वेंचर्स इज बेस्ड इन DIFC इन दुबई. सो वहाँ पे भी जो न्यूज़ रोज़ मिलती है उसमें भी थोड़ा टाइट है इस वक्त, बिकॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इशूज़ वर्ल्ड वाइड. मैं जो आपको कह सकता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, वो ये है कि देखें, if you have an idea, don't give up on it. That idea can still be put into service. Scale शायद अभी ना हो सके बिकॉज उसके लिए आपको उस तरह की फंडिंग चाहिए. लेकिन अगर आइडिया अच्छा है तो कस्टमर आएगा, कस्टमर आपको पैसे देगा और वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी. And you have to just, वो कहते हैं कि hold your nerve for a few more months, maybe a year or so, before things start changing. अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ऑब्वियसली महीना भी नहीं हुआ इसका, तो वी रियली डोंट नो कि किस टाइप की पॉलिसीज़ आगे आएंगी, वो किस टाइप को अडॉप्ट करेंगे, क्या चीज़ें फोकस होगा स्टार्टअप्स के ऊपर, नहीं होगा, और चीज़ें इतनी बड़े बड़े मैक्रो इश्यूज़ भी हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपना फोकस रखें, बिल्ड द बिजनेस अपनी जेब से या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके, जैसे भी अभी हैं एक दो बड़े अभी माशाल्लाह ज़रा करेजियस वेंचर VC फंड्स भी हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ रुजू करें. एंड टाइम आएगा कि वो चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने अभी पूरा पिछले आपको बताया कि कितनी दफ़ा मेरी लाइफ में ऐसे हुआ कि दरवाज़ा बंद हो गया, फिर एक और खुल गया. वो तो होता जाता है इंशाल्लाह. और आप एज एन, मैं अब IT इंडिविजुअली आपको कहूँगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो उसमें IT मेरा ख्याल है एक बड़ी टर्म यूज़ कर लेते हैं. अब IT के अंदर आप एज एन IT इंडिविजुअल के आप किस तरह देखते हैं कि आप खुद क्या कर सकते हैं इनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स? क्योंकि यू हैव सेड कि मैं खुद करना चाह रहा था, लेकिन स्टार्टअप्स को पाकिस्तान के अंदर नहीं कुछ फ़रोग मिलता, तो what are your aims for that? देखिए, मैं I don't have a formal platform at the moment, but
I still work every day with startups, उनकी mentoring, उनकी coaching अभी भी मेरे जहाँ जो मेरे पास आते हैं मैं उनको तो आपके पास कैसे आ सकते हैं? देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, LinkedIn के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करते हैं. ये ख्याल रखें कि देखें I have to be selective. So मुझे पहले तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि यार वो बंदा है बंदी इस काबिल हैं, नज़र उनसे आधा घंटा बात करके समझ आ जाती है कि वो उनमें वो स्किल है, टैलेंट है, और सबसे ज़्यादा उनमें वो वाला पैशन जो आप पैशन है या नहीं है. टिपिकली स्टार्टअप्स में ऑलमोस्ट हर तरह देखा जाता है कि एक से ज़्यादा लोग हों, अगर 2-3 है तो अच्छा है, वरना वो एक बंदा जो है ना इट वोंट सर्वाइव वेरी लॉन्ग, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर्स आएंगे, जिस तरह की डिमांड्स आएंगी कि एक तरफ आप फंडिंग भी करा रहे हैं, एक तरफ आप IT भी डेवलप कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं एट्सेट्रा, तो वो एक शख्स के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू हैव अ डिसेंट टीम, 2-3 बंदे कम से कम चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग आई लुक एट इज़ कि जी वो प्रोडक्ट क्या है, ये सर्विस कैसी है, आया ऑलरेडी उसमें कंपटीशन है या दिस इज समथिंग क्वाइट यूनिक. बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी 4 लोग कर रहे हैं वही चीज़, तो आपके लिए वही चीज़ शुरू करके वहाँ तक पहुँचना इज गोइंग टू बी दैट मच मोर डिफिकल्ट. इट्स लॉजिकल. ठीक है. उसके बाद आई सी कि इनमें वो स्टेइंग पावर है या नहीं है, बिकॉज होता है ये कई बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं जी 6 महीने ट्राई कर लिया, चलें छोड़े जी अब कुछ और कर ले, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. कंसिस्टेंट नहीं रहते. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें देखता हूँ मैं पहले, उसके बाद आई ट्राई एंड हेल्प देम, मेंटोर देम. वी होप कि कुछ अच्छा हो. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए और ये सेशन अच्छा गुजरा. ऐसा गुजरा टाइम का पता नहीं चला. दूसरा ये कि आई होप वो इंडिविजुअल्स जो कि थोड़ा सा मायूस हो गए थे वो आपकी बातें सुन के थोड़ा सा इनकरेज हो जाएं और अपनी मोटिवेशन. जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ. उसके अंदर आपको सिर्फ ये बिलीव करना है कि इफ़ आई एम sincere, honest, and I want to do this, so you will find a way to do it, inshallah. And then, as they say, the universe will come around you and help you to make it in that direction, inshallah. Exactly. मेरा ख्याल है the Great Recession भी आया था एक ज़माने में, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज उसमें डूब गई थी और आज वो कहाँ पर हैं. भाई अगर आप सिर्फ 2002 को देखें, sorry to interrupt you, जी उसका जिक्र भी आपने किया, क्रैश हुआ था. उस क्रैश के बाद गूगल और अमेज़न और ये लोग उसके बाद आए हैं, ये उससे पहले नहीं थे यहाँ. तो they were born out of that dip and then new potential. Exactly. 2008 में इसी तरह बहुत सारी क्राइसिस हुए थे. इनफैक्ट इवन मोबिलिंग 2002 में जो हालात थे और वहाँ से 2019-20 कोविड, उसके बाद उस तरह 2019 2020 21 22 जो कोविड का अरसा था, आई पर्सनली फील के that was a revelation कि बहुत ज़्यादा opportunity है for digital. Exactly. अब आप सारे work from home उसके बाद ही लोगों ने discover किया, right? Digitization. मेरे बहुत सारे shops जहाँ से मैं जाके अपना चीज़ें वगैरह ख़रीदता था, तो वो उस दौरान मुझे WhatsApp कर देते थे कि सर ये चीज़ आ गई है, आपने पूछा था, it's available, तो मैं आपके घर मोटरसाइकिल पे भेज देता हूँ एंड आप मुझे ये मेरा डिजिटल पेमेंट अकाउंट है इसमें पे कर दें. तो सब मुश्किल थी लेकिन सबको लगा यार हो सकता है. अब वो बहुत सारे लोग वो ई कॉमर्स की तरफ आ गए, लेकिन उसको अब हमें आगे लेके जाना है. उसको लिए हमें वो एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करनी है कि वो चीज़ वहाँ से आगे जाए. So that's it. इंशाल्लाह. Sorry, I keep talking. नहीं, it's okay. ये तो ज़रूरी था. एक कंक्लूजन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि यूथ को कम से कम अच्छी एडवाइस मिले और ज़रा कॉम्प्रहेंसिव हो, ब्रीफ हो. थैंक यू सो मच वंस अगेन ज़ुहैर साहब. आप से इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी एंड वी होप कि ऑडियंस ने भी कुछ इस चीज़ से एफएस किया होगा, पॉडकास्ट से सीखा होगा. अभी ये है कि टेलीकॉम सेक्टर, IT, गवर्नमेंट सेक्टर, हमेशा एक रूम रहता है पाकिस्तान के अंदर, एक गैप रहता है जिसको ब्रिज करने की बड़ी ज़रूरत होती है. इंशाल्लाह वी होप वो जल्दी हो जाए. ज़ुहैर साहब को एक बार फिर हम थैंक यू करेंगे, आपका थैंक यू करेंगे कि आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देखा और इंशाल्लाह इसी तरह के पॉडकास्ट हम आप लोगों की लाते रहेंगे. वी विल बी बैक विद अनदर गेस्ट. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.